आपका फोन आया था, तुमने कहा चलो। नहीं नहीं, बस इसी के लिए कि मतलब आप आ जाइए। ठीक है, 1 मिनट बाद शुरू कर दो। हम्म। मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा आपको, वेलकम कर लूंगा, इसके बाद मतलब आप आप शुरू कुछ करें। दुबले दुबले हो गए, क्या बात है? ना ही यही लोगों का लेक्चर का भार जो है दुबला कर दे रहा है। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ, एकदम बढ़िया आ रही है। बहुत बढ़िया, आवाज और चेहरा दोनों एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है। चेहरा के बारे में आप ही बता सकते हो, और कौन बताएगा? नहीं नहीं, एकदम। हाँ, स्टार्ट कर दो। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जी, विद्वान प्राध्यापकों, ज्ञान पिपासु प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध प्रबुद्ध श्रोताजन एवं साथियों, मैं डॉक्टर श्याम कार्तिक मिश्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दीनदयाल ऑनलाइन व्याख्यानमाला 2020 के मंच से आज एकात्मवादी विकास के नियम विषय पर आयोजित विशेष व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के विद्वान वक्ता प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, आचार्य अर्थशास्त्र विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का मैं सादर अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर वाजपेयी राष्ट्रवादी चिंतक, प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं कवि हैं। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, एपीएस विश्वविद्यालय रीवा तथा महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के पूर्व कुलपति। वर्तमान में आप राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर वाजपेयी अनेक विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, सर्च कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे हैं तथा देश में विभिन्न अकादमिक समितियों तथा प्रशासनिक निकायों के माननीय सदस्य भी रहे हैं। आपका 37 वर्ष से भी अधिक समय से विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध कार्य में विशिष्ट संलग्नता तथा अप्रतिम योगदान है। आपने 1 दर्जन उच्च ख्याति लब्ध पुस्तकों तथा 80 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। प्रोफेसर वाजपेयी ने पुर्तगाल, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, घना तथा यूनाइटेड किंगडम के अनेक विश्वविद्यालयों में अपनी यादगार अकादमिक प्रस्तुति दी है। प्रखर चिंतक तथा वक्ता के रूप में संपूर्ण भारत में आपकी गरिमामयी पहचान है। आज विशेष व्याख्यान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ पर आपकी उपलब्धता से हम गौरवान्वित हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज का विषय एकात्मवादी विकास के नियम अपने आप में अनूठा विषय है, साथ ही अत्यंत सांगत्यपूर्ण है, क्योंकि यह पीठ स्वयं एकात्म मानववाद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ के नाम से स्थापित है। प्रकृति से दृष्टि उत्पन्न होती है, दृष्टि से विचार का प्रस्फुटन होता है, जिसे चिंतन के माध्यम से सिद्धांत तथा नियम का स्वरूप दिया जाता है। यह व्याख्यान एकात्म मानव दर्शन को चिंतन के आगे नियम के स्तर पर ले जाने का एक सार्थक प्रयास है, जिससे हम सभी को इस क्षेत्र में आगे और कार्य करने के लिए एक नई दिशा प्राप्त होगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के विद्वान वक्ता प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को उनके विशिष्ट व्याख्यान हेतु आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्याम कार्तिक मिश्र जी। आपके नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय पीठ ने बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, बड़े बड़े विद्वत व्याख्यान हुए हैं, आपने राष्ट्रीय स्तर के परिसंवाद आयोजित किए हैं, आपने सिलेबस बना डाला है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर एकात्मवादी, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रीज प्रदान की जाएगी। ये नवाचार आपने किया है। आपको दीनदयाल उपाध्याय पीठ और उसकी चेयर प्रोफेसरशिप को जस्टिफाई करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं।
वस्तुतः दीनदयाल उपाध्याय जी और मदन मोहन मालवीय जी के चिंतन में बहुत कुछ समानता है। उनकी जीवन शैली, जीवन पद्धति, ज्ञान और चिंतन की धारा में जो भारतीयता है और भारत की जो आध्यात्मिक एकात्म मानववाद की बात है, वो दोनों में ही प्रखर होती है। इसलिए भी लगता है कि काशी विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय जी की जो चेयर है वो श्रेष्ठ काम कर रही है। कौशल किशोर मिश्र जी पता नहीं जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, फिर भी और वो डीन है समाज विज्ञान संकाय के, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। बहुत बड़े विद्वान हैं राजनीति शास्त्र के पूरे भारतवर्ष में। उनके चिंतन की भी ख्याति प्रसिद्ध है। इससे पूर्व भी आपके यहाँ डॉक्टर पाठक थे, डॉक्टर तिवारी थे, डीन से, उन्होंने भी अपना अपना योगदान दिया है। उनका मैं स्मरण करना चाहूँगा और स्मरण करना चाहूँगा पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी को भी, जो कि जिनके माध्यम से ही इस पीठ की स्थापना हुई और उस पीठ ने अच्छे काम किए और श्याम कार्तिक मिश्र जी भी उनके माध्यम से ही आए, सब लोग उसमें शामिल हैं। विषय की भूमिका अच्छी बना दी श्याम कार्तिक जी आपने। बहुत बड़े बड़े व्याख्यान आपने कराए, मेरे पास में सारी सूचनाएं हैं। अभी रजनी शुक्ल जी का व्याख्यान कराया आपने, कनक सभापति जी का व्याख्यान कराया, उससे पहले भी आदरणीय बजलाल गुप्त जी के भी व्याख्यान हुए, महेश्वर शर्मा जी के भी व्याख्यान हुए। लेकिन उन सारे व्याख्यानों से हमारा जो व्याख्यान, तो मैं नहीं कहूँगा, जो हमें बात करने वाला हूँ आपके, उससे भिन्नता ये है कि जो व्याख्यान देने वाले लोग हैं वो दीनदयाल जी के विचारों की व्याख्या करते चले जा रहे हैं और कुछ व्याख्या में अपनी बात भी कहते हैं जो कि भारतीय चिंतन की धारा से जुड़ी हुई रहती है। जो काम लेनिन ने कार्ल मार्क्स के लिए किया, वो काम गांधी के लिए कोई ऐसा अर्थशास्त्री नहीं मिल पाया जिसने किया हो। विचारों को सिद्धांत और नियमों में बांधने वाला काम, और वही बात दीनदयाल जी के भी साथ में हुई। दीनदयाल जी के विचारों के आधार पर आदरणीय बजरंगलाल गुप्ता जी ने सुमंगलम मॉडल तो बनाया, वो एक अच्छा कार्य है, उस पर भी और अधिक काम होने की आवश्यकता थी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो अकादमिक होकर रह जाता है। उसमें विशिष्ट नियम यदि बन जाते हैं तो उन नियमों को लेकर के फिर आगे काम किया जा सकता है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है और इस प्रयास में भी कहीं न कहीं भूमिका हमारे श्याम कार्तिक मिश्र जी की ही रहती है, जो कि बार बार कहते रहते हैं कि वाजपेयी जी आप कुछ करिए, कुछ करिए। और आज से नहीं, बहुत पहले से ही ये हमसे कहते आए हैं और हम करते चले आए हैं। ये हम लोगों का परस्पर संबंध है। मैंने कुछ नियम बनाए, मैं वो जल्दी में बात करूंगा क्योंकि समय मुझे बताया कि 40 से 45 मिनट की बात रखनी है। तो जितने भी नियम हैं, कुछ नियम ऐसे हैं जो मैं अपने श्रोताओं के लिए, सारे प्राध्यापक बंधु हैं और विद्वान लोग, चिंतक लोग तुरंत समझ जाएंगे बात को, उनकी व्याख्या करने की कोई जरूरत है नहीं। और स्वयं में भी कुछ करना चाहिए कि चिंतन के लिए कोई बाह्य आरोपित कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती नहीं है, अपने अंदर से ही अनुभव आना चाहिए। विषय है एकात्मवादी विकास के नियम। आप सभी लोग जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। इसको हम लोगों ने एकात्म मानव दर्शन भी कहा। दर्शन मुझे श्रेष्ठ इसलिए लगता है कि दर्शन की व्याप्ति अधिक होती है। बात वहीं से प्रारंभ करूंगा। शब्दावली भी कहीं कहीं अधिकांशता कहना चाहिए दीनदयाल जी की शब्दावली है, और यदि नहीं भी है तो वो भारतीय संस्कृति से उपजी शब्दावली है जिससे हम सभी लोग समझदारी रखते हैं। पहला नियम है कि प्रत्येक देश के नियम वहां के दर्शन से प्रभावित होते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि दर्शन दर्शन फिलॉसफी नहीं है, दर्शन साक्षात्कार की अनुभूति है। विश्व में दो ही दर्शन हैं, एक सनातनी परंपरा के और दूसरे गैर सनातनी परंपरा के। सनातनी परंपरा जो कि हमारी अपनी है, और इन दोनों में कोटि मूलक अंतर यही है,
सनातनी परंपरा के धर्म और दर्शन पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की संस्थाओं में विश्वास करते हैं, जिसमें सार्वकालिकता सहज रूप से आ जाती है। और गैर सनातनी परंपरा के धर्म है और पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की संस्थाओं में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए इन दोनों के आचार व्यवहार में जस्ट अपोजिट आपको दिखाई पड़ता है, रेसिप्रोकल दिखाई पड़ता है। जो सनातनी परंपरा के दर्शनावलंबी करेंगे वो गैर सनातनी परंपरा के लोग नहीं करेंगे। एक अंतर। दूसरा अंतर यह है कि सनातनी परंपरा के दर्शन इसमें विश्वास करते हैं कि आत्मा शरीर को धारण करती है, और गैर सनातनी परंपरा के दर्शन इसमें विश्वास करते हैं कि शरीर में आत्मा का निवास रहता है। इससे अपोजिट व्यवहार आपको एक दूसरे का दिखाई पड़ेगा। दर्शन और धर्म लगभग समानार्थी शब्द हैं, पूरी तरह समानार्थी नहीं है लेकिन लगभग समानार्थी शब्द हैं। इसकी व्याख्या मैं यहाँ पर उचित नहीं समझता। दर्शन से सिद्धांत, अभी श्याम का प्रकृति की बात कर रहे थे, प्रकृति भी हमारे दर्शन से ही प्रभावित होती है। तो दर्शन से सिद्धांत, सिद्धांत से विचारधारा, नियम और नीतियां प्रभावित होती हैं। तो मूल में दर्शन है, उसी से सिद्धांतों निर्माण होता है, और सिद्धांतों से ही जो है नियम, विचारधारा, नीतियां इत्यादि निर्मित होते हैं। दीनदयाल जी नीति और नियम में अंतर करते हैं। नीतियों में स्वेच्छाचारिता होती है, यह व्यक्ति, समय, समाज की इच्छा पर निर्भर करती है। इसमें हम अपने ढंग से उन्हें मोल्ड करने की भी हमारे पास में स्वतंत्रता रहती है। नियम सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वसमावेशी होते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, माने या नहीं माने, लेकिन सत्य बोलना नियम है। सत्यम वद धर्मम च, ये हमारा नियम है, इससे हम विलग नहीं हो सकते। तो नीतियों से अलग होने की भी, विलग होने की भी, विरत होने की भी स्वतंत्रता हमारे पास में होती है। नियम से नहीं होते, नियम तो होंगे ही। गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने बनाए। अब गुरुत्वाकर्षण में यदि किसी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं और उसमें यदि मान लीजिए भार है और वो भार पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो पृथ्वी को आकर्षित होगा। नियम, ये नियम नहीं है गुरुत्वाकर्षण की। नियम ये है कि अंश अंशी से जुड़ता है। जिसके भी हम अंश हैं, हम उसके पास में सहज रूप से जाना चाहेंगे। यदि मान लीजिए कि इसके पास में जो पदार्थ फेंका है यह पृथ्वी का अंश नहीं है तो पृथ्वी के पास में नहीं आएगा। जितना पृथ्वी का अंश कम होता रहेगा उतना ही ऊपर तक चल जाएगा। हवा में कम है और ऊपर चलता चला है, ईथर में कम है और ऊपर चला जाएगा। यदि पृथ्वी का अंश है तो पृथ्वी की ओर आकृष्ट होगा। तो नियम क्या है कि अंशी के पास में अंश जाता है। हम दिया जलाते हैं, ज्योति ऊपर जाती है, कि ज्योति में जो अग्नि है उसका संबंध सूरज से है तो सूरज की ओर जाएगा। नियम यह है कि जल सागर की तरफ जाता है, स्रोत सागर की तरफ है, तो कहीं पर भी हम जल डालेंगे जिस नदी के माध्यम से उस सागर की ओर चलता चला जाएगा। ये नियम है। तो उस नियम की बात करते हैं। नीतियां और नियम में अंतर होता है। विकास की बात प्रारंभ करते हैं। विकास से तात्पर्य भूमि अथवा समाज, व्यक्ति, भूमि अथवा समाज, अथवा इसलिए क्या है कि व्यक्तियों का ही समूह समाज होता है। व्यक्ति, भूमि अथवा समाज में अंतर्निहित क्षमताओं की अनुकूलतम अभिव्यक्ति होता है। हर एक व्यक्ति में और भूमि में कुछ नैसर्गिक क्षमताएं होती हैं, उनकी अनुकूलतम अभिव्यक्ति, ऑप्टिमम मैनिफेस्टेशन ऑफ कैपेबिलिटीज विद इन द इंडिविजुअल्स और लैंड इज डेवलपमेंट। प्रत्येक व्यक्ति, क्षेत्र, राष्ट्र की विशिष्ट एवं अधिकतम विकास की सीमा होती है। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूं कि विकास की कोई अनिश्चित, असीमित सीमा नहीं होती। एक विशिष्ट डिस्टिंग्विश्ड होती है और मैक्सिमम लिमिट होती है। उसके ऊपर न तो कोई व्यक्ति विकास कर सकता है, न कोई क्षेत्र विकास कर सकता है, न कोई राष्ट्र विकास करता है। विकास की प्रक्रिया आत्मस्फूर्त होती है, एक स्पॉन्टेनियस होती है, सेल्फ प्रोपेलेंट होती है। इसको बहिर्जात तत्वों से जो लोग सोचते हैं हम विकास कर लेंगे वो गलती करते हैं।
विकास की प्रक्रिया जो है वो आत्मस्फूर्त होती है। नवा नियम कि विकास की प्रक्रिया स्तरित, स्टेजेस बाय स्टेजेस और क्रमिक, इवोल्यूशनरी होती है। हमारे कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि रिवोल्यूशनरी होती है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस में जो विकास की प्रक्रिया होती है, हम उसको नहीं मानते। हम मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो वो शनैः शनैः होती है, स्तरित होती है, स्टेजेस में होती है, एक अवस्था दूसरी तीसरी अवस्था में होती है, और क्रमिक होती है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है। विकास में गति होना आवश्यक है, डर नहीं। जिसको आज रेट ऑफ ग्रोथ के चक्कर में पूरा विश्व पड़ा हुआ है, भारतवर्ष भी चाह रहा है ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ हो, और हम देख रहे हैं कि कोविड-19 में ग्रोथ रेट की कैसी दुर्दशा हुई है। तो गति आवश्यक है। और इसका नियम क्या है? पृथ्वी को हम देखते हैं, हम सब पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। मंत्र कहता है माता पृथ्वी पुत्रोम पृथिव्या। तो पृथ्वी क्या एक गति से निरंतर चलती चली जा रही है, उसकी रेट में अंतर नहीं है, उस रेट न कम हो रही न ज्यादा हो रही, चल रही है। तो गत्यात्मकता जो है, विकास हमारा उसी से ही जुड़ा है, पृथ्वी की गति से जुड़ा हुआ है। तो गति आवश्यक है, हमारा स्पीड ठीक है, चलना चाहिए, डायनामिज्म होना चाहिए, लेकिन रेट ऑफ डायनामिज्म, रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ ग्रोथ इज मिसनोमर। उसमें वो आवश्यक नहीं है, वो अनावश्यक अप्राकृतिक है। रेट की बात नहीं होनी चाहिए। 11वां नियम है कि विकास में नैसर्गिक अवयवों, विकास के लिए कुछ नैसर्गिक जो प्राकृतिक तत्व होते हैं और उससे सुमेलित, उससे जो संबंध रखते हो, सुमेलित करने से तात्पर्य उससे संबंध रखने वाले आवश्यक बहिर्जा तत्वों का परस्पर सहयोग, सम्मिश्रण तथा रूपांतरण होता है। नैसर्गिक तत्व हैं व्यक्ति में, नैसर्गिक तत्व हैं भूमि में, और इसके ऊपर उससे सुमेलित करने वाले जो तत्व हैं उनकी जरूरत पड़ती है। उदाहरण देता हूं, भूमि है, भूमि की अपनी एक नैसर्गिक क्षमता है, और नैसर्गिक क्षमताएं सबकी अलग अलग है। उसमें बीज चाहिए, उसमें पानी चाहिए, उसमें खाद चाहिए। तो बीज पानी खाद सब मिलकर के रूपांतरित हो जाते हैं फसल में आने के लिए। तो क्या है, नैसर्गिक क्षमता है भूमि में, और बहिर्जात तत्व तो ऐसे तत्व जो कि जो कि उससे सुमेलित करते हो, जो उनसे संबंध स्थापित रखते हो, उनको लेकर के जब होगा तब विकास संभव हो पाएगा। 12वां नियम बना है, ये ग्रामीण और शहरी का जो अंतर किया जाता है ये निरर्थक है, ये बेकार है। पूरे राष्ट्र को हम सीमाओं में बांधेंगे तो भूगोल एक है, सारे भौगोलिक क्षेत्र जो है उसको जो है उसकी अपनी भी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए समस्त क्षेत्रों को, उन्हें राष्ट्रों में परस्पर जोड़ते हुए उनके विकास की व्यवस्था बननी चाहिए। गांव और शहर करके हमने बहुत नुकसान कर दिया है। राष्ट्र की जो भौगोलिक हमारे पास में क्षेत्रफल है वो सब एक जैसा तो नहीं है। पूर्वोत्तर के प्रांत अलग है, हिमाचल के प्रांत अलग हैं, जो हमारा मैदानी क्षेत्र है उसमें अलग है, उसमें मध्य प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी अलग है, केंद्रीय अलग, पश्चिमी, सबके अलग अलग है। सबकी अपनी अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की योजना बने और सबको जोड़ने वाली हो। एकात्मता तभी आ पाएगी जबकि सबको हम जोड़ करके उनकी व्यवस्था बनाएंगे। विकास के केंद्र में, मूल में कौन कौन से तत्व हैं? मानव और भूमि दो ही अपरिहार्य तत्व हैं, बाकी सब जो इनका विस्तार मात्र है, उद्यम का, संगठन का, साहस के सब विस्तार मात्र है। केंद्र में जो है वो मानव है और भूमि है। इस केंद्र पर आधारित ही विकास की जो जो नियम है वो बनाए जाने चाहिए। 14वां नियम है कि विकास की रणनीति में संसाधनों का सतत पुनर्नवीकरण प्रमुख चिंतनीय विषय है। अभी जो रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो रहा है, उसमें उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही है। हमारा जो विकास है, विकास के नियम इसी प्रकार का है जिसमें कि रिसाइकलिंग, रिजुवनेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। अभी कोविड-19 के अंतर्गत लोगों ने कहा कि विकास जो रिसोर्सेज है वो रीबूट हो रहे हैं। तो रीबूट हो रहे हैं कैसे? व्यवस्था के कारण, मजबूरी के कारण। लोग लॉकडाउन हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, व्यापार बंद हो गए, समाज के संबंध दूर हो गए, और उसको लेकर के हमने कहा कि नहीं साहब, ओजोन लेयर हमारी ठीक हो रही, रिपेयर हो रही है, नदियां हमारी स्वच्छ हो गई, गंगा निर्मल हो गई, सागर निर्मल हो गए, 1 लाख अंडे कछुओं ने अभी उड़ीसा के पास में दिए, जानवर लोग सड़कों पर टहलने लगे।
तो ये विवशता से उपजा हुआ समझिए रिजुविनेशन ऑफ रिसोर्सेज है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार के अत्याचार पर, किसी प्रजाति के घनघोर अत्याचार पर हमारा पर्यावरण जो ठीक हो। संसाधनों का रिजुविनेशन होना चाहिए हमारी बुद्धि और विवेक के आधार पर। तो हमारा एकात्मवादी विकास का नियम यह है, संसाधनों का पूर्ण नवीकरण आवश्यक है, ऐसी नीति बने। विकास को तुलनीयता के लिए जब हमने कंपैरिजन करना चाहा भिन्न भिन्न राष्ट्रों में, भिन्न भिन्न प्रांतों में, तो हमने क्या किया कि तुलनीयता के लिए व्यक्तियों को तो ध्यान दिया, हमने पर कैपिटा जीडीपी की तो बात की, लेकिन क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि विकास में जैसा हमने बताया कि मानव और क्षेत्र दोनों का योगदान होता है। तो विकास की तुलनीयता के लिए व्यक्तियों तथा क्षेत्रफल दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है, और उससे जुड़े हुए हमें कुछ इंडेक्स फॉर्म करना पड़ेंगे। अगर हम दीर्घकालीन सतत विकास की योजना बनाते हैं कि विकास में अल्पकालिकता की बात नहीं है, जैसा मैंने बताया हमारा दर्शन, हमारा धर्म ही दीर्घकालिक चलने वाला है, तो उसके लिए देशज ज्ञान अपरिहार्य है। हम इम्पोर्टेड नॉलेज के आधार पर, इम्पोर्टेड पॉलिसीज के आधार पर, इम्पोर्टेड लॉज के आधार पर हम चाहे एक कंटिन्यूअस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना पाए, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसे देशज ज्ञान के लिए हमें अपने शास्त्रों की ओर जाना पड़ेगा। हमारे पास में जो हमारी ज्ञान परंपरा है उससे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। विकास के जो वर्तमान समस्त सूचकांक अपर्याप्त हैं। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स का, ग्रॉस स्पिरिचुअल इंडेक्स भी बनाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे हमने इंडेक्स बनाए, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बनाया है विकास को जुड़ने में। ये सब के सब अपर्याप्त हैं। हमारा नियम कहता है विकास में एक सीमा से अधिक विषमता, असंतुलन और अस्थिरता अनुचित है। जिस विकास में विषमताएं बढ़ती हों, असंतुलन बढ़ते हों, अस्थिरता बढ़ते हों, वो विकास विकास नहीं है। इसलिए हमें विकास का कोई नया सूचकांक बनाना पड़ेगा। विकास की रणनीति में क्षेत्र विशेष की संरचना और संस्कृति दोनों का समन्वय आवश्यक है। संरचना उसका शरीर है, संस्कृति उसकी आत्मा है। भारतवर्ष की संरचना यह है कि गांव का देश है। एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा, बहुत सारे नियम है, इस संक्षेप बताऊंगा। गांव का समझिए कि देश भारतवर्ष, ये संरचना है। और उसकी संस्कृति क्या है? परस्पर बांट छूट के खाने की, वितरण पर आधारित करने की, उपभोग से पहले लोगों की चिंता करने की, बचत करने की। तो हमारी रणनीति बननी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और बचत पर आधारित हमारे विकास की रणनीति बन जाए। इसलिए मैंने कहा कि विकास की रणनीति में क्षेत्र विशेष की, ये क्षेत्र सबका अलग अलग है, और एक देश में भी जो है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की संरचना अलग अलग है। मैं बार बार कहता हूँ, हिमाचल का क्षेत्र अलग है, हिमाचल की संरचना अलग है, हिमाचल की संस्कृति भी अलग है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश संरचना अलग है, संस्कृति अलग है। उत्तर जो हमारा दक्षिण प्रांत है उनकी संरचना अलग है, उनका संसाधन का पूल अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक विकास की रणनीति बनना चाहिए। मैं कुछ बोल्ड स्टेप्स ले रहा हूं और कुछ बोल्ड बातें कर रहा हूं, जैसे भी मैंने कहा कि ग्रामीण और शहरी का अंतर बेमानी है। इसी प्रकार से एक नियम ये भी है कि कृषि, उद्योग, सेवा का पृथक्करण घातक है। मैंने शब्दावली का उपयोग किया, घातक शब्द का उपयोग किया। कृषि भी उद्योग है, कृषि उद्योग नहीं महाउद्योग है, इससे बड़ा उद्योग कोई नहीं हो सकता है। सेवा सहयोगी तत्व है, उसका पृथक अस्तित्व नहीं है। एक ही क्षेत्र का उद्योग पर्याप्त है। उद्योग का एक ही क्षेत्र कृषि है, महत्वपूर्ण है। उसी के रूपांतरण हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले जाएंगे, और सेवा जो है उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इन सबको अलग अलग करके जो हमने नीतियां बनाई हैं, इन सबके अलग अलग विकास के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन सबका कहीं न कहीं एक पूल होना चाहिए, और सबको कहीं न कहीं एक स्थान से संचालित होंगे, तब जाकर के एक एकीकरण, एकात्मवादी विकास की हम बात कर पाएंगे। 20वां नियम है कि वित्तीय ऑब्लिक मौद्रिक क्षेत्र। आजकल पूरे विकास की जो रणनीतियां बना रहे हैं वो सब
फाइनेंस और मॉनेटरी के चारों ओर घूम रही हैं। जैसा लगता है कि मुद्रा मिल जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो वित्तीय मौद्रिक क्षेत्र और वास्तविक क्षेत्र, एक मुद्रा का क्षेत्र है और एक वस्तुओं सेवाओं का क्षेत्र जो वास्तविक क्षेत्र कहते हैं। तो इनके बीच में निकटतम संबंध होता है। नियम ये कहता है कि मौद्रिक क्षेत्र में और वास्तविक क्षेत्र में निकटतम संबंध होता है। यदि संबंध विच्छेद हो जाएगा तब समझिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होंगी, तब जाकर के आलोचनाएं होंगी, तब जाकर संकट उपस्थित होगा। जो उपस्थित हो रहा है कि हम वित्त के माध्यम से सारी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, वित्त का आवंटन हो जाए, लोगों के पास में पैसे पहुंच जाए, उससे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मुद्रा होने पर भी यदि मानी सप्लाई चेन ही हमारी डिस्टर्ब हो गई, जैसे वर्तमान कोविड-19 में हो रही है, तो किस प्रकार से वस्तुएं हमारे पास से पहुंच पाएंगी। महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके बीच का संबंध जो है वो निकटतम, जितना निकटतम होगा उतना ही समझिए कि विकास हमारा एकात्मवादी होगा और सही ढंग से चलेगा। 21वां जो हमारा नियम है वो देखिए स्पष्ट तौर पे एक वृत्त की बात कर रहा है। एक वृत्त की बात, हमारा जितना डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे वो सब बिजनेस साइकिल्स को लेकर के बात कर रहा है। यहाँ पर एक हम चक्र की बात कर रहे हैं। चक्र क्या कहता है? उपभोग आवश्यक है। कंज्यूमर सॉवरेंटी की बात हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, लेकिन हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। आगे इससे बढ़े, उपभोग के लिए वितरण। यदि वितरण नहीं हो तो उपभोग कैसे हो पाएगा? उपभोग के लिए वितरण, वितरण के लिए उत्पादन, उत्पादन के लिए उत्पादन घटक, और घटकों के लिए प्रतिफल ऑब्लिक आय, उसके लिए पुनः उत्पादन, उसके लिए पुनः वितरण, उसके लिए उपभोग। ये वृत्त चक्रीय व्यवस्था, वृत्त चक्रीय व्यवस्था, व्यापार चक्रीय नहीं है। ये वृत्त चक्रीय व्यवस्था एक वृत्त में जैसे चलता है वैसे ही निरंतर चलता है। अब निरंतर चलता रहेगा तब किसी प्रकार की समस्या नहीं आ पाएगी। यदि जहां पर वृत्त टूटा, जहां पर गैप हुआ, जहां उपभोग में वितरण में गैप आया, जहां वितरण में और उत्पादन में गैप आया, जहां समझिए उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों के घटकों में उनके प्रतिफलों में गैप आया, घटक को प्रतिफल मिला और वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाई, किसी को कम किसी को ज्यादा, तब नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हमारा नियम कहता है कि ये उपभोग के लिए वितरण और वितरण के आसपास चारों ओर जो घूमने वाला वृत्त है वो एक नियम है, और इसके केंद्र में जो है वो वितरण प्रमुख है। हम वितरण पर आधारित व्यवस्था चाहते हैं, जो हमारी संस्कृति में है वितरण पर आधारित व्यवस्था, उसी को लेकर के हम एकात्मवादी विकास का मॉडल बनाना चाहते हैं। 22वां नियम यह है कि मानव की स्वीकृति मानव के रूप में होना चाहिए। जैसा मैंने निवेदन किया पहले कि केंद्र मानव है, मानव की स्वीकृति मानव के रूप में होना चाहिए। मानव के कई आर्थिक स्वरूप बताए गए। एडम स्मिथ ने कहा कि मानव जो है वो आर्थिक मानव की कल्पना उसने की। बहुत सारी इस तरह की ठीक बातें नहीं की। अरिस्टोटल ने कह दिया मैन इज ए सोशल एनिमल, एक सामाजिक जानवर के रूप में ले लिया। फ्राइड कहता है ये तो सेक्सुअल बीइंग है मानव। तो एडम स्मिथ कहता है इट्स एन इकोनॉमिक मैन, और डार्विन कहते हैं इट्स ए बायोलॉजिकल इसी प्रोजेनी। ये सारी चीजें क्या है, सब एकांगी बना देती है मानव को। मेरा कहना है कि मानव की स्वीकृति मात्र मानव के रूप में है। उसे श्रम, उपभोक्ता, उत्पादक, व्यापारी, व्यवसायी के रूप में देखना, उसके साथ में अन्याय करना है। इसी प्रकार से मानव मात्र मानव है, उसे समाज के भिन्न भिन्न विशेषण से जोड़ दिया है। उसे धर्म, जाति, लिंग, भाषा इत्यादि में भी बांधना जो है वो उचित नहीं है। उसे पॉलिटिकल मैन के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, उसे मतदाता के रूप में केवल देखा जाता है। तो मानव को मात्र मतदाता मान से व्यवहार करना उसका राजनीतिक शोषण है। तकनीकी के ऊपर नियम ये कहता है कि बिना, आजकल वो तकनीकी की बात करते हैं, चाहे सब टेक्नोलॉजी की बात भी कही गई है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं। RM सोलो और कॉप डगलस से लेकर के काफी काम भी इस पर किया गया है। तो तकनीकी के बारे में नियम जो 25वां नियम बना है वो है तकनीकी आवश्यक है, परंतु मानव की सहयोगी, प्रतिस्थापक नहीं। अभी जो तकनीकी हमारे पास में आ रही है वो मानव को प्रतिस्थापित करने वाली होती चली जा रही है। कुछ देखिए ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर कि हम बिना तकनीकी के काम नहीं कर सकते, बिना आधुनिक तकनीकी के नहीं चल सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं
जिसमें कि बिना तकनीकी के भी काम कर सकता है। तकनीकी से तात्पर्य जो मॉडर्न तकनीकी आ रही है उसमें विशेषकर ये जो हमारा आईसीटी बेस्ड तकनीकी आ रही, तो इसमें नियम यह है कि तकनीकी आवश्यक है, परंतु मानव की सहयोगी, प्रतिस्थापक नहीं। और जो भी तकनीकी होगी वो संरचना और संस्कृति के अनुरूप होगी। तो हम जो विदेशी तकनीकी आमंत्रित करते हैं वो विदेशी संस्कृति भी साथ साथ लाते हैं, और विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है मुठभेड़ होने लगती है, और हमारी चिति जो है उससे प्रभावित होने लगती है। और लंबे समय तक चिति प्रभावित होगी तो प्रकृति हमारी प्रभावित हो जाएगी, वो दिक्कत उसमें आ जाएगी। इसलिए हम इसको एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट एक आया है। एक शुमेखर नामक अर्थशास्त्री हुआ है, उसने इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी की बात की, भारतवर्ष में आके उसने काम किया। अभी मैं एनआईटी जालंधर में मैंने अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पे लेक्चर दिया। वहां हमने कहा इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन हम समझौता करने वाली कोई तकनीकी में विश्वास नहीं करते हैं। हम ऐसी तकनीकी चाहते हैं जो हमारी संरचना, उदाहरण तौर पर हमारी ग्रामीण क्षेत्र की संरचना है, और ग्रामीण क्षेत्र में 9% जो है वो बड़ी जोतें हैं और 91% छोटी जोतें हैं। तो बड़े बड़े ट्रैक्टर वाली टेक्नोलॉजी लेकर के यदि हम लाद देंगे गांव में तो उससे नुकसान हो जाएगा। हमें छोटे छोटे ट्रैक्टर बनाने वाली तकनीकी जो गांव की छोटी छोटी जोतों के हिसाब से मेल खा जाएंगे, वो उससे रचपच जाएंगी, उससे विकास भी होगा, उससे रोजगार भी सृजन होगा, उससे एकात्म मानववाद भी आ जाएगा। तो तकनीकी आवश्यक है, लेकिन संस्कृति, कोई ऐसी तकनीकी आ गई जिससे हमारे संबंध, परिवार के संबंधी हमारे खराब होने लगे, अनुशासनहीनता आने लगी, हमारी उपभोगवादी प्रवृत्ति बढ़ती चली आई, वो भी ठीक नहीं। तो तकनीकी के दोनों ही काम है, हमारी संरचना और संस्कृति को सुदृढ़ करे, उसे जो है बिगाड़े नहीं। और मानव जो है, मानव को सहयोग करने वाली हो, कि मानव मस्तिष्क का कोई भी प्रतिस्थापक नहीं होता। बड़ी से बड़ी आप तकनीकी ले आए, लेकिन तकनीकी के पृष्ठभूमि में मानव जरूर होगा। तो मानव को जो मस्तिष्क है उसको सुदृढ़ करने वाली तकनीक हमको चाहिए। 26वां नियम है कि देखिए, क्षेत्रगत नैसर्गिक असंतुलन तो रहेंगे, जैसा मैंने पहले बताया। पूरे विश्व में आप पाएंगे भिन्न भिन्न राष्ट्रों की संरचनाएं अलग अलग है। तो एक जो प्राकृतिक असंतुलन है, नैसर्गिक असंतुलन है, अब आप हिमाचल के पहाड़ों को आप उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र परिवर्तन नहीं कर सकते, वो तो रहेंगे। लेकिन उन परिवर्तनों के साथ साथ जो मानव ने स्वार्थ जनित निरंतर बढ़ते हुए असंतुलन, वो अप्राकृतिक है और प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण देते हैं। जो नैसर्गिक असंतुलन है वो स्वीकार है, वो सुंदरता प्रदान करते हैं, वो तो आकर्षण के केंद्र हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं। लेकिन जो मानव ने अपने विकास की नीति के अंतर्गत कुछ राज्यों को अधिक विकसित, कुछ राज्यों को कम विकसित, कुछ फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के माध्यम से कुछ को अधिक बढ़ा दिया, कुछ को कम कर दिया। जिस क्षेत्र का समझिए कि मंत्री हो गया, उस मंत्री ने उसी क्षेत्र को विकसित करने की रणनीति बना दी, ये गलत है। उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूं, जिस प्रांत का जो रेल मंत्री होता है वो चाहता है रेल वहीं से चले। बिहार के रेल मंत्री बने, सारी गाड़ियां पटना शुरू हो जाएंगी। अगर रेल मंत्री ग्वालियर के हुए तो सारी गाड़ियां ग्वालियर शुरू हो जाएंगी। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हमारे पास में हैं। आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है? हमें कहना है, हम जो नैसर्गिक असंतुलन होते हैं वो स्वीकार हैं, वो प्राकृतिक हैं, लेकिन मानव निहित स्वार्थ जनित निरंतर बढ़ते हुए असंतुलन अप्राकृतिक होते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण देते हैं। ये हमारा 26वां नियम है। 27वां नियम हमारा विकास का है कि मानव की प्रारब्ध संस्कार जनित क्षमताएं होती हैं। हम सभी लोग जितने भी हैं, 773 करोड़ जनसंख्या है पूरे विश्व की, सबके जो पूर्व जन्म हुए हैं, सबके संस्कार हैं। उन संस्कारों से हमारे पास में क्षमताएं आती हैं। तो जो प्राकृतिक नैसर्गिक जो हमारे प्रारब्ध भाग्य से या संस्कार जनित जो क्षमताएं हैं, उनके अनुरूप विषमताएं होंगी। विषमताएं तो समझिए कि नैसर्गिक स्वभाव है, कभी भी समता हो ही नहीं सकती है। जो विषमताएं होंगी उनको हम स्वीकार कर सकते, उनको सहन कर सकते हैं। लेकिन किसी विचारधारा के आधार पर, चाहे वो विचारधारा कम्युनिज्म की हो, चाहे विचारधारा सोशलिज्म की हो, चाहे विचारधारा कैपिटलिज्म की हो, उसके आधार पर या राज्य पोषित नीति के आधार पर, राज्य यदि प्रोटेक्ट करता है, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर बना देता है, उसके आधार पर यदि पोषित विषमताएं होंगी, उनसे विद्वेष होगा और अंततोगत्वा क्रांति उत्पन्न होगी।
कहने का तात्पर्य है हम एकात्मवादिता की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास में जो हमारी प्रारंभिक क्षमताएं हैं, यदि क्षमताएं हमारे पास में नहीं है तो हम डिजर्व नहीं करते, हम डिजायर नहीं करना चाहिए, उसमें क्या बात होती है। लेकिन मान लीजिए हम जोड़ तोड़ ये इनकी इन प्रकार बिना क्षमताओं के बिना योग्यताओं के हम आगे बढ़ना चाहें राज्य पोषित नीति के माध्यम से, वो गलत है, उससे विद्वेष पैदा होता है। और मंत्र कहता है कि अपूज्या पूजन पूजयन्ते यत्र पूज्या नाम च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ते दुर्भिक्षो मरणम भया। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती, जिनके पास क्षमताएं नहीं होती हैं उनको स्थान देते हैं, और जिनके पास क्षमताएं होती हैं उनसे साथ उल्टा व्यवहार होता है। पूज्या नाम व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, वहां पर तीन चीजें अवश्य होती हैं, दुर्भिक्ष आता है, अकाल मृत्यु होती है, भय व्याप्त होता है, तो उससे बचना चाहिए। हमारा जो 28वां नियम है, एक जेबीसी का कॉन्सेप्ट है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। खूब जोर शोर से इसकी बात की गई। जेम केन्स ने यद्यपि इसका समझिए कि विरोध किया, हम उसका जो है तार्किक विरोध करते हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर ओपी मोंगा जी जुड़े हुए हैं, उनका मैं देख रहा हूँ। ओपी मोंगा जी, श्याम कार्तिक जी, हिमाचल प्रदेश में समाज शास्त्र के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, रिटायर होकर के चंडीगढ़ सोलन में रहते हैं। वो हमेशा हमारे व्याख्यान जुड़ते हैं। हमारे व्याख्यान में एक कल्पना शास्त्री जी हैं जो कि दुबई से जुड़ती हैं, बारीलाल जैन रीवा से जुड़ते हैं, सुभाष लेथर जो है वो दिल्ली से जुड़ते हैं, और भी हमारे विद्यार्थी जुड़ते हैं। ओपी मोंगा जी इस पर सदैव मैं ओपी मोंगा जी को नमस्कार करता हूँ यहीं से। पूर्ति की बात आती है कि पूर्ति जो मांग उत्पन्न करती है, मैं कहता नहीं, पूर्ति कभी मांग उत्पन्न नहीं कर सकती, ये आवश्यकता मांग को उत्पन्न करती है, पूर्ति नहीं। आवश्यकता, नेसेसिटी जो होती हैं वो मांग का सृजन करती हैं। इस पर आगे विचार और काम होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय नहीं। डिमांड की परिभाषा क्या है? इफेक्टिव डिमांड तो केन्स ने कह दिया कि पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर जो होती है वो डिमांड को जनरेट करती है। एक और विद्यार्थी मथुरेश जायसवाल जी को भी मैं देख रहा हूँ, वो भी जुड़े अपने साथ में। प्रति व्यक्ति आय नहीं, व्यक्ति की आवश्यकताएं और प्रवृत्तियां बाजार का निर्माण करती हैं। आवश्यकता की मैंने पहले बात की, और प्रवृत्तियां, यदि ऐसे भारतवर्ष में जहां पर की महिलाएं बाजार नहीं जाती हैं, वहां पर लाख समझिए वस्तुस्थिति बाजार विकसित हो ही नहीं पाएगा। ऐसे ही प्रवृत्ति बचत करने की है तो बाजार कम विकसित हो जाएगी, यदि प्रवृत्ति जो है ज्यादा खर्च करने की, बाहर जाने की, तो बाजार विकसित हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति आय या क्रय शक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं और साथ ही साथ जो प्रवृत्तियां होती हैं वो बाजार का निर्माण करती हैं। मैं देखिए श्याम कार्तिक जी, आपकी एकात्मवादी विकास की लाइन को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं उसको एकदम से पकड़े हुए हूं। उसके चारों ओर ही ये सारे नियमों का निर्माण किया गया है। 30वां नियम है, उत्पादन की लागत ही कीमत का निर्धारण करती है। कीमत के निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति की शक्तियों पर आप छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें फ्लक्चुएट हो रही हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी फ्लक्चुएट हो रही है, वो होती चली जाएगी। उत्पादन की लागत ही कीमत का निर्धारण करती है। उत्पादकता के बारे में कई चर्चाएं होती हैं हमारे यहाँ, हम लेबर और लैंड की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। हमारा कहना उत्पादकता, गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी की बात होती है। उत्पादकता गुणवत्ता की अपेक्षा शुद्धता और पौष्टिकता श्रेयस्कर है। जब अभी वोकल फॉर लोकल की बात आई तो लोग स्वदेशी में गुणवत्ता होनी चाहिए। मैंने कहा गुणवत्ता स्वदेशी कैसे डिसाइड करेंगे? स्वदेशी की गुणवत्ता जो है उसकी शुद्धता के आधार पर निर्धारित की जाएगी, उसकी पौष्टिकता के आधार पर निर्धारित की जाएगी, हम उसकी पैकेजिंग के आधार पर नहीं कहेंगे। एक डाबर बनाता है समझिए शहद, और शहद हम बेचते हैं, उसकी पैकेजिंग है, आपकी क्वालिटी है। लेकिन वही यदि गांव का कोई शहद बेचने वाला आता है तो वो जो शुद्धता का प्रतिशत, 100% शुद्धता उसमें है, वो अधिक श्रेयस्कर होगी। तो हमें स्वदेशी की शुद्धता जो है, हम स्वदेशी से उठकर कोई भी वस्तु लेते हैं। उदाहरण तौर पर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हुए, एनपीके यूज करते हुए, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हुए हमने पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी व्हीट और फूड ग्रेन से बढ़ा तो दी, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ? प्रतिदिन एक कैंसर नामक ट्रेन जो है वो चंडीगढ़ से अहमदाबाद जाने लगी। तो हम किसकी बात करें? उत्पादकता की बात करें कि हम पौष्टिकता और शुद्धता की बात करें? हमें लगता है उत्पादकता और गुणवत्ता के स्थान पर हमें शुद्धता और पौष्टिकता को ध्यान में लेना पड़ेगा। बाजार, अधिकांश आज के मार्केट सरप्लस की बात हो रही है।
मेरा कहना है, मतलब हमने जो नियम बनाए हैं उस नियम के अंतर्गत बाजार से पहले उपभोग, जो उत्पादक है उत्पादन करता है, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ, अच्छा दूध उसने उत्पादन किया और एक ठेकेदार आता है, टन 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 कंटेनर लेते हैं, वो सारा दूध उसको दे देते हैं, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, और उसमें जो बाल्टी का जो पानी जैसे मिला दूध वो बच्चों को पिलाते हैं। तो जो दूध बनाने वाला है वो तो कुपोषण का शिकार है उसके बच्चे, और पनप कौन है, जिनके पास में पैसा है। मेरा कहना है कि बाजार से पूर्व उपभोग, हम पहले जो है हमारा उपभोग है, और उपभोग से पूर्व वितरण का नियम है। हम उत्पादन करेंगे, उत्पादन करने के बाद में हम अपने उपभोग से पहले देखेंगे हमारे परिवार के सदस्य, गांव मोहल्ले के सदस्य, उनमें वितरण करेंगे, और जो शेष रहेगा उसके लिए बाजार की व्यवस्था, विक्रय की व्यवस्था की जाएगी। उत्पादन कार्य में संलग्न घटक, जितने भी घटक मैंने बताया, मानव और भूमि प्रमुख रूप से, लेकिन मान लीजिए हम आधुनिक जो 5 घटकों की हम बात ले लेते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज, सब लोग हैं, और सबके अपने में रिटर्न्स हैं। लैंड के लिए रेंट मिलता है, लेबर के लिए वेजेस मिलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन सैलरीज मिलते हैं, और कैपिटल का इंटरेस्ट मिलता है, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि उत्पादन कार्य में संलग्न घटकों के देय, जो उनके रिटर्न्स मिलते हैं, में परस्पर 5 से 10% से अधिक अंतर अनैतिक। हमारे हमारे पूरी स्टडीज ये बताते हैं, लेबर का जो वेज बिल है और सैलरी बिल, वो निरंतर कम होता चला आ रहा है पूरी आपकी प्रोडक्शन स्कीमा में, और प्रॉफिट के शेयर निरंतर बढ़ता चला आ रहा है। ये कब तक बढ़ेगा? और इसके कारण, जो कोविड-19 के कारण जो हमने देखा, जिस तरह से माइग्रेंट लेबर्स है वो जिनकी समस्या हुई, वो इसी कारण हुई। यदि मान लीजिए उनको मिलने वाला दे, उनके रिटर्न्स थे, यदि ठीक ढंग से होते और 5-10% की जो टॉलरेबल लिमिट है उसके अंदर डिसाइड करते चले जाते, तब इस प्रकार का अंतर नहीं होता, और एकात्मता जो है वो आपस में स्वयं बनती चली जाती। यहाँ पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ रिचर्ड थैलर और उससे जुड़े हुए जितने नोबेल लॉरेट्स हैं, उनकी उनकी थ्योरी को चल रहा हूँ, जो कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को लेकर के काम कर रहे हैं। अब तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से बढ़कर के इन्होंने न्यूरो इकोनॉमिक्स पर ही काम करना शुरू कर दिया। मंत्र कहता है, मतलब जो नियम हमारा कहता है, 34वां नियम है कि चंचल मनोविज्ञान पर आधारित व्यावहारिक विकास अस्थिर होता है। मनोविज्ञान ही चंचल है। आप बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, आप न्यूरो इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स की बात क्या करते हैं, जब मनोविज्ञान खुद ही चंचल है? तो चंचल मनोविज्ञान पर आधारित व्यावहारिक अर्थशास्त्र या विकास अस्थिर होता है, कभी भी लुढ़क सकता है। जैसा कि अभी लुढ़का, 1930 में लुढ़का, 2008 में लुढ़का, और समझिए कि ऐसे लुढ़कने के भी कई इतिहास हैं, जिस पर कि हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं एक टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर रहा हूँ। हमारा जो एकात्मवादी जो विचार है वो कहीं कहीं विलग इसलिए हो जाता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। भिन्न भिन्न वस्तु कीमतों के उत्पादन की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन मार्केट में जाते हैं तो एक ही कमोडिटी बास्केट हमें एक मिलती है। वहीं पर ये सब्जी भी रखी हुई, वहीं पर दूध भी रखा हुआ, वहीं पर ये टेलीफोन भी रखा हुआ, वहीं पर ये और भी चीज रखी हुई, एक साथ मिलती चली, जिनकी प्रोडक्शन की स्कीम अलग है, फैक्टर्स अलग हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में कैसे डिसीजन हो? हमारा नियम कहता है वस्तुओं की कीमत, अब वस्तुओं में सारी वस्तुएं हैं हमारी की, प्राइमरी सेकेंडरी सारी वस्तुएं, वस्तुओं की कीमत और सेवाओं के मूल्य में 10 से 20% से अधिक अंतर स्वीकार्य नहीं। आपकी कीमतें यदि मान लीजिए कि 10 से 20% से ज्यादा होती हैं, हमारी कृषि की वस्तुएं, प्राइमरी कमोडिटी बहुत सस्ती पर, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है उनसे बहुत अधिक कीमत पर, और जो सेवा क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए हमारे व्हाइट कॉलर जॉब्स में, उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये अंतर नहीं चलने वाला। हम यदि एकात्मवादी विकास की बात करते हैं तो तीनों में जो अंतर है, वस्तुओं की कीमतें हो चाहे सेवाओं का मूल्य हो, उनकी सैलरीज हो, उनके बीच में 10 से 20% जो अंतर नहीं होना चाहिए। अभी स्वदेशी की बात काफी होती है। स्वदेशी के मूल में क्या होगा? स्वदेशी के मूल में यदि उद्योग, स्वदेशी उद्योग धंधे लगाते हैं, उद्योग का मूल क्या है? पूंजी है। पूंजी का मूल क्या है? नियम कहता है, मैं बार बार मंत्र निकल रहा है मन से, ये मंत्र जैसे ही नियम बन गए हैं। स्वदेशी बचत निर्माण स्वदेशी का स्वदेशी आधार है। अभी 36% हमारी बचत दर है, इसको हमको बढ़ाना चाहिए। हो सकता है हम आधुनिक अर्थशास्त्र, जो हमारे नोबेल लॉरेट्स भी हैं, हमारे रघुराम राजन भी हैं, और भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो सभी लोग चाहते हैं उपभोग बढ़ाइए, उपभोग बढ़ाइए। उपभोग तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन उपभोग किसका बढ़ना चाहिए?
जिनके पास जिन्होंने उपभोग नहीं किया है, जिनका पहले ही बढ़ा हुआ उपभोग, उनको कम करना चाहिए। इसका नियम मैं आगे बताऊंगा। देखिए, चाइना की ग्रोथ का सबसे बड़ा जो आधार है, उसकी एक बार बचत 50% के आसपास थी। अब इस समय उसकी 46% उसकी बचत है। इसलिए उसको विदेशी पूंजी पर निर्भरता उसकी कम है। यद्यपि जिस तरह से उसने बचत करने के लिए विवश किया अपनी जनता को, हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं स्वतंत्रता, प्रजातांत्रिक ढंग से सबको साथ में लेकर के सहज रूप से हम कहीं आप बचत बढ़ाइए, और बचत बढ़ा करके यदि हमारी 36% है, इसको हम 46% तक ले जाएं, तो हमारा एक स्वदेशी पूंजी का जबरदस्त आधार हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, हमारे पहले ही एनपीए है, बचत करने जो पहले ही एनपीए ज्यादा है, उसको हम यदि बैंक में पूंजी ज्यादा हो गई तो उसको हम किस प्रकार से विनियोग करेंगे। तो विनियोग करने के लिए यदि आपका लक्ष्य बड़े उद्योगों की तरफ ही है, तब आप भूल जाइए हमारे एमएसएमई में है, हमारे गांव के क्षेत्र में, हमारे प्राइमरी सेक्टर में भी इन्वेस्ट करने की बहुत अधिक गुंजाइश है। आप उनको ऋण दीजिए, वो ऋण आप देंगे तो आपको कभी रिकवरी की समस्या नहीं होगी। आपके जो प्राथमिक क्षेत्र में एमएसएमई को जो ऋण दिया जाता है, उसमें रिकवरी की समस्या नहीं, उसमें एमएसएमई की समस्या नहीं। एमएस जो रिकवरी की समस्या, एनपीएस की वो समस्या जो होती है, वो बड़े उद्योगपतियों के लिए होती है, जो बड़े बड़े लाखों करोड़ रुपए लेकर के आते हैं, विजय माल्या जैसे लोग, और बिना पैसे दिए हुए भाग जाते हैं, और उसके पीछे आप कानूनी दांव पेच करते रहिए और वो ऐश करते रहते हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। हम एकात्मवादी यदि विकास नीति बनाना चाहते हैं, तो हमें इस प्रकार की सोच जो हम बता रहे हैं उसमें करना पड़ेगा। देखिए, घरेलू विषय, पूरी इकोनॉमी के दो ही विषय होते हैं। एक घरेलू विषय होता है, एक विदेशी विषय होता है। अब विदेशी विषयों में जो कुछ जनता नहीं, आप समझिए कि आपके विदेशी डिप्लोमैट्स हैं, आपके विदेश के बड़े बड़े चिंतक हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे बातचीत करिए। लेकिन नियम कहता है घरेलू विषय। घरेलू विषय कौन से विषय हैं? हमारे भोजन के, हमारे वस्त्र के, हमारे आवास के, हमारे शिक्षा के, चिकित्सा, थोड़ा मनोरंजन के हैं। यही प्रमुख हमारे जो विषय होते चले आते हैं। तो घरेलू विषय घरेलू उद्यमियों, चिंतकों द्वारा ही सुलझ पाते हैं। हमारे घरेलू विषय यदि आप विदेशी उद्यमियों, विदेशी चिंतकों, विदेशी शिक्षकों, विदेशी चिकित्सकों के द्वारा सुलझाना चाहेंगे, तो उससे समस्याएं हमारी बढ़ जाएंगी। मानव तथा भूमि, मैंने पहले भी रिसाइकलिंग की बात की है, उसका थोड़ा सा यहाँ पर फिर से उपयोग किया है। मानव तथा भूमि की नैसर्गिक उत्पादकता को बनाए रखते हुए उत्पादन को हम शाश्वत संपोषी, मैं परिभाषित कर रहा हूं संपोषी विकास को। मानव तथा भूमि की नैसर्गिक उत्पादकता को बनाए रखते हुए ही उत्पादन ही शाश्वत संपोषी विकास है। अभी संपोषी विकास की जो परिभाषा दी, जो ब्रंटलैंड कमीशन ने दी है, उसके बाद के लोगों ने दी है, वो है कि हम भावी पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी की जो उपभोग प्रवृत्ति है, उसके बगैर समझौता किए हुए भावी प्रवृत्ति के उपभोग को जो है हम बनाए रखें। ये समझिए, हमारा कहना नहीं, हमारा कहना यह है कि हम मानव तथा भूमि की जो नैसर्गिक हमारी क्षमताएं हैं, उसको बनाए रखते हुए उत्पादन ही समझिए शाश्वत विकास है। हमें ऐसा विकास, ऐसा शाश्वत विकास है जिसमें कि मानव की नैसर्गिक क्षमता, उदाहरण देना चाहता हूँ, जितने प्राइवेट सेक्टर से हमारे बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम करते चले जा रहे हैं। क्या समझिए, आप सोच रहे हो 60-70-80 साल तक ये काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार के एनपीके, पेस्टिसाइड इत्यादि का उपयोग करते हुए हमने चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश की भूमि को अनउर्वर बना दिया है, क्या सोचते हो आप इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो पाएगी? नहीं। इसके लिए क्या करना है? जो नियम प्रकृति ने बताए हैं, जो हमारी संस्कृति ने बताए हैं, जो हमारे पास अपने नियम है, उनका उपयोग करके उनकी नैसर्गिक क्षमताओं को आगे बढ़ाते चले जाएं। 40वां नियम है, एकात्मता में विवेक आवश्यक है। मैं इस विषय पर बोलना चाह रहा था, लेकिन श्याम कार्तिक मिश्र ने कहा ये विषय ठीक नहीं, किसी और को कोई और विषय लीजिए। एकात्मता में विवेक आवश्यक है। मैं इसीलिए एकात्म मानववाद को, जब एकात्म मानव दर्शन की बात की, जो दर्शन के प्रति मैंने इसलिए इसलिए अपना पूर्वाग्रह रखा कि उसमें विवेक की बात ऑटोमेटिक आ जाती है। विवेक कैसे आएगा? उसका है कि आत्मा अंश एक होते हुए भी हम मानते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सिय राम में सब कुछ जानी, खल मिदम ब्रह्म, ये सारे हमारे पास में हैं, जिसको मूल में रख करके दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का प्रणयन किया है। हम मानते हैं कि आत्मा का अंश एक है, लेकिन आत्मा का अंश एक होते हुए भी संस्कारों से उत्पन्न प्रकृति का व्यवहार भिन्न होता है। हमारी आत्मा के पहले शरीर थे,
और उन शरीरों ने कर्म किए, कर्म के संस्कारों से वैल्यू लोडेड हमारी आत्मा ने शरीर धारण किया, उससे प्रकृति बनी। दोहा है अरुण सतसई का कि पूर्व जन्म और पूर्वजों से मिलते संस्कार, जिनसे बनती प्रकृति जो करवाती व्यवहार। तो हमारा व्यवहार जो है, यदि हमारा व्यवहार उससे जन्म उनसे जो निर्भर करती प्रकृति पर, और प्रकृति संस्कारों पर से लोडेड होती है। तो संस्कारों से लोडेड हमारी प्रकृति एक की कुछ और है, दूसरी कुछ और है। आत्मा का एक होते हुए भी, उदाहरण के तौर पर नेवले में भी वही आत्मा है और सांप में भी आत्मा है, लेकिन नेवला और सांप जो एक साथ तो नहीं लग सकते। क्यों नहीं लग सकते? क्यों? उनकी प्रकृति अलग है। प्रकृति यह है कि नेवला सांप को देखे तो अटैक करेगा, सांप जब मोर को देखेगा तो मोर सांप को देखे तो अटैक करेगा। इन दोनों की प्रकृति अलग है। इसी प्रकार मानव प्रजाति में भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। तो हम एकात्म मानववाद को हम केंद्र में रखेंगे, हम एकात्मता केंद्र में रखेंगे। सबसे प्रेम, सबसे दया, सबसे करुणा, सबसे परोपकार, सबसे निस्वार्थ, सबसे निष्काम इत्यादि की हम बातें करेंगे। लेकिन विवेक ये कहता है, यदि मान ली कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा समूह हमारे बीच में आ गया जो हमारी प्रकृति से मेल नहीं खाता, जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता, उसके प्रति हमको वैसा व्यवहार करना पड़ेगा, जानते हुए भी कि हम समझिए कि इसके साथ में हमको वैसा व्यवहार नहीं करना, फिर भी करना पड़ता है। उदाहरण तौर देता हूँ, पाकिस्तान और चीन के सैनिक में वही आत्मा है, लेकिन वो हम पर अटैक करने वाले हैं। भारतीय सैनिकों में, पाकिस्तानी सैनिकों में, चीन के सैनिकों में एक ही आत्मा है, लेकिन प्रकृति सबकी भिन्न भिन्न है। अगर मान ली वहां पर एकांतवाद लेकर गले लगाना चाहे तो संभव नहीं है। वहां तो हमको एक दूसरे पर अटैक करते हुए अपनी सीमाओं पर रक्षण करना ही आवश्यक है। वो है एकात्मता में विवेक बहुत आवश्यक है। देखिए, कुछ हमारे मित्र हैं आजकल बात करने लगे कि सरकारी और सरकारी का बोध वो कराते हैं कि हर एक चीज सरकारी असरकारी नहीं होती। बात सही है, लेकिन राज्य की भूमिका को हम निगेट नहीं कर सकते। राज्य जो है, राज्य एक शक्ति होती है, लेकिन राज्य किनके हाथों में वो देखना पड़ेगा। जब हमारे ही राष्ट्र में राज्य मुगलों के हाथ में था, वो ठीक नहीं था। जब राज्य ब्रिटिशर्स के हाथ में है, तब भी अपेक्षा नहीं करते थे। लेकिन स्वतंत्र भारत में राज्य जब आया, उससे हम अपेक्षा ये करते थे कि हमारी जो बृहत्तर समाज की चेतना है उसमें प्रतिबिंबित होना चाहिए। तो इसमें नियम ये कहता है, राज्य और उसके अंग, राज्य और उसके अंग, मैं यहाँ पर सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, राज्य उसके अंग प्रशासनिक भी हैं, न्याय पर जुड़े हुए हैं, विधायकी हैं। वे वातावरण निर्मित करते हैं, विकास नहीं। जो लोग कहते हैं राज्य से विकास होता है, विकास नहीं करते हैं। वो वायुमंडल का निर्माण करते हैं, वो वातावरण का निर्माण करते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं, वो जस्टिस प्रदान करते हैं, उनको कानून बनाने का अधिकार है, वो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का काम है। डेवलपमेंट करने का काम जो सिर्फ हमारे मानव उद्यमियों के पास में, और भूमि जो हमारी उर्वरा भूमि है, जो शस्य श्यामला वत्सला भूमि है, वही केवल विकास कर सकती है। 42वां नियम है, विकेंद्रीकरण आवश्यक है परंतु अकेंद्रीकरण अपरिहार्य। श्याम कार्तिक जी को ध्यान होगा, बहुत पहले की बात है, गौरी शंकर जी अपना भाषण दे रहे थे, हम लोग साथ साथ बैठे हुए थे, उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात की थी। हमने विकेंद्रीकरण बात कर रहे, अकेंद्रीकरण बात कर रहे, वो चुप हो गए थे, उनकी समझ नहीं आई। ये बात शायद 80 के दशक की ही होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन और अनसेंट्रलाइजेशन में बेसिक डिफरेंस है। मैं जल्दी में हूँ थोड़ा सा, क्योंकि समय बीत रहा है, कि सेंट्रलाइजेशन हो गया और उसको हम डिसेंट्रलाइज करें। अकेंद्रीकरण में नीचे से ही हम ऊपर चलने की बात करते हैं, जिसको हमने विलेज लेवल डेवलपमेंट की बात की। हमारा जो 43वां नियम है, ये वर्तमान महत्वपूर्ण है। वर्तमान महत्वपूर्ण है, परंतु ये वो राष्ट्र जीवन के प्रतिकूल है। ध्यान दीजिएगा, लोग वर्तमान में रहिए, वर्तमान में रहिए, रजनीश भी कहता है वर्तमान, सभी लोग वर्तमान महत्वपूर्ण है। भूत तो भूत था, भावित तो भविष्य हो। मेरा कहना है वर्तमान महत्वपूर्ण है, परंतु यदि यह राष्ट्र जीवन के प्रतिकूल है तो त्याज्य है। राष्ट्र जीवन सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों से संपोषित होता है। इसकी व्याख्या आप स्वयं करेंगे। 44वां नियम है, न पूंजीवाद न समाजवाद। भारतवर्ष की विचारधारा भारतवादी ही होगी, जो कि एकात्म मानववाद में निहित है। 45वां नियम, राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। उसके जीवन की सुरक्षा हेतु सुसाध्य भोजन, मैं इनकी शब्दावली उपयोग करता हूँ, सुसाध्य जीविका की बात की है दीनदयाल ने। सुसाध्य जीव भोजन, वस्त्र, आवास व्यवस्था राष्ट्र हित में है।
व्यक्ति के हित में नहीं। उसको आवश्यक है, 3 आवश्यकताएं उसकी जो है पूरी होनी चाहिए, ये राज्य का दायित्व बनता है। 46वां नियम है, मानव का शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं पर जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम राष्ट्र के नागरिक हैं तो हमारा अधिकार बनता है हमको जो शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा, जितनी शिक्षा हम चाहें, जैसे शिक्षा चाहें हम वो प्राप्त होना चाहिए, तो हमारी नैसर्गिक क्षमताओं का विस्तार उससे होता है। और यदि हम बीमार पड़ते हैं, चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो शिक्षा चिकित्सा व्यापार नहीं। मैं इसे पूर्ण रूप में सहमत करता हूँ। आदरणीय दीनदयाल जी के विचार भी यही हैं और हम भी इसी विचारधारा से जुड़ने वाले हैं। पशुधन की बात आवश्यक है। पशुधन मानव ही हैं। पशुओं को हम मनुष्यों से अलग नहीं कर सकते। पशुधन मानव ही हैं, उनके साथ मानववत व्यवहार हो। 47वां नियम। 48वां नियम है, राष्ट्र समाज की बृहत्तर चेतना राज्य में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। राज्य राष्ट्र समाज का एक बृहत्तर जो हमारा समाज है उसकी चेतना राज्य में प्रतिबिंबित होती है, चाहे वो प्रजातंत्र हो अथवा अधिनायक तंत्र हो। हमें अधिनायक तंत्र प्रजातंत्र से कोई आपत्ति नहीं है, यदि हमारी सामाजिक चेतना उसमें प्रतिबिंबित हो रही तो स्वीकार है, यदि नहीं, ये प्रजातंत्र में भी यदि प्रतिबिंबित नहीं हो रही है तो हमको स्वीकार नहीं है। बृहत्तर मूल समाज की परंपराएं। बृहत्तर नंबर एक, बहुत बड़ा, भारतवर्ष बहुत बड़ा समाज और उसका मूल समाज। दो समाज है हमारे बीच में, एक मूल समाज है और एक बाहर से आया हुआ समाज है। इशारा आप सब लोग समझ रहे हैं। बृहत्तर समाज कौन है, मूल समाज कौन है? बृहत्तर मूल समाज की परंपराएं संविधान से श्रेष्ठ तथा श्रेयस्कर होती हैं। कोई ये कहे कि मैं संविधान के प्रतिकूल बात कर रहा हूं, प्रतिकूल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन संविधान में सब कुछ ठीक है, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार सुधार होने की आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है? मतलब परंपराओं और संविधान के बीच एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कभी कभी उच्चतम न्यायालय से ऐसे निर्णय आ जाते हैं जो कहते हैं तो ये ठीक है, संस्कृति के प्रतिकूल है, तो हम उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मैं इसकी भी विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा। 50वां नियम है, व्यष्टि समष्टि का अंतर निरर्थक है। अब आप यहाँ पे कहें मैं एकात्मवाद से थोड़ा अलग हो रहा हूँ, अलग नहीं हो रहा हूँ। कहते हैं दीनदयाल जी की व्यष्टि और समष्टि में एकात्मता होनी चाहिए। मैंने कहा कि व्यष्टि समष्टि का अंतर निरर्थक है, दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन बाद में कहा समष्टि व्यष्टि में और व्यष्टि समष्टि में जीवित रहते हैं। बिना व्यष्टि के समष्टि, बिना समष्टि के व्यष्टि जीवित नहीं रह सकते। सृष्टि के समस्त अंग परस्पर जुड़े हुए हैं। अब सृष्टि, समष्टि और व्यष्टि के चीजों को मैंने नियम में बांध दिया। सृष्टि के समस्त अंग, अब समस्त अंगों की मैंने बड़ी व्याख्या की है लेकिन यहाँ पर समय नहीं है। परस्पर जुड़े हुए हैं और अन्योन्याश्रित है, संपूरक है, एक दूसरे जुड़े हैं। वृक्ष, जल, बादल, पानी, पर्वत, सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। इसकी विस्तार से व्याख्या कुछ कर सकते हैं आप लोग तो करिए, और की भी लोग। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो मानव मस्तिष्क में है, पर उसे जागृत करना पड़ता है। मंत्र कहता है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। दीनदयाल जी कहते हैं व्यष्टि सृष्टि वृष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि। परमेष्टि को ब्रह्मांड, मैंने कह दिया ब्रह्मांड का हमारे पास में यत पिंडे तद ब्रह्मांड प्राप्त हो जाता है। वो और हमारे मस्तिष्क में एक ही चीज है, उसको जागृत करना पड़ता है। ब्रह्मांड का साइनाप्टिक नोड जो है हमारे मस्तिष्क में है। योग विद्या के द्वारा हमारे ऋषियों ने उसको जो है जागृत किया था और जागृत करके बड़े बड़े अनुसंधान उन्होंने किए। पुरुषार्थ चतुष्टय की बात आती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक संगठित हैं। जैसे 4x4 की मैट्रिक्स, इसको कई बार कई लेखों में मैंने उपयोग किया है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर किया है। धर्म और काम, पुरुषार्थ चतुष्टय दो से धर्म और काम शरीर मन बुद्धि में प्रमुख हैं, जिनके माध्यम से धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो आत्मा के विषय हैं। हमारे शरीर के 4 प्रमुख अंग है। हमारे 4 प्रमुख अंगों में शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। तो दो अर्थ और काम जो है वो 3 अंगों से जुड़े रहते हैं, शरीर मन बुद्धि से। और धर्म और जो मोक्ष है वो हमारी आत्मा के स्वरूप से जुड़े रहते हैं, उनके आत्मा के विषय होते हैं। इसी को और व्याख्या किया है 55वें नंबर में। शरीर मन बुद्धि को सुख प्राप्ति में प्राप्त होता है। सुख की बात कई जगह की है और कई व्याख्याएं भी की हैं। हमारे महेश शर्मा जी बड़े अच्छे ढंग से इसको व्याख्या करते हैं, शरीर का सुख क्या, मन का सुख क्या, बुद्धि का सुख क्या है। मैंने इसको एक कैटेगराइज कर दिया है, नियमबद्ध कर दिया है।
नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि शरीर मतलब इंद्रियां, मन और बुद्धि को सुख प्राप्ति और उपभोग में होता है, और आत्मा को सुख त्यागने में होता है। जब त्यागने में सुख मिलने लगे, तब समझिए आप आध्यात्मिक गए। यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद का जो श्लोक है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ में उपभोग। त्याग तब करता है व्यक्ति जबकि आत्मा के क्षेत्र में पहुंच जाता है। आत्मा के क्षेत्र में पहुंचने पर वो त्यागने लगता है, उस छोड़ने में उसको आनंद प्राप्त होने लगती है। और उससे पहले जो शरीर मन बुद्धि है, उसको कुछ भी मिल जाए, प्राप्ति करने में ही उसका आनंद मिलता रहता है। इसी प्रकार से प्राचीन और आधुनिक के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। दीनदयाल जी कहते हैं पुरातन और आधुनिक के बीच में जो है संबंध होना चाहिए। हम भी मानते हैं संबंध होना चाहिए, लेकिन किस प्रकार का? प्राचीन आधुनिक के मध्य कोई झगड़ा नहीं है। प्रत्येक काल अपने समय में आधुनिक ही होता है। सतयुग अपने से आधुनिक था, द्वापर अपने समय आधुनिक था, त्रेता अपने समय आधुनिक है, कलयुग हमारे समय में आधुनिक है। परंतु ये देखना है कि वो सर्वसमावेशी है कि नहीं। यदि नहीं तो त्याज्य है। वर्तमान में हमको ये देख लेना है, एक सिर्फ हमको परिभाषा पैरामीटर लेना है, सर्वसमावेशी सबको साथ में लेके चलने वाला है, एकात्मवादी है यदि वर्तमान, तो ठीक है, हम ले लेंगे। और नहीं है तो वो त्याज्य है, उसको त्याग देना ही उचित होता है। एक मैं नियम की बात करना चाहूंगा, और संभवतः श्याम कार्तिक मिश्र जी को प्रसन्नता होगी इस प्रकार का नियम सुनते ही, कि जब उपभोगवाद की बात करते हैं, हम एक वर्ग कहता है, जब पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की बात आई कि हम किसी एक वर्ग का अहित करते हुए दूसरे वर्ग का हित नहीं कहें, हमने इस सबको पहले भी चैलेंज किया था। और इसको कितने संक्षेप में और भारतीय भाषा का उपयोग करते हुए मैंने लिखा है। जिस प्रकार भूखे को भरपेट भोजन वांछित है, नियम बना रहा हूं मैं, 57वां नियम है, 3-4 नियम और बचे हुए हैं। जिस प्रकार भूखे को भरपेट भोजन वांछित है, श्याम कार्तिक जी, जिस प्रकार भरपेट भूखे को भरपेट भोजन वांछित है, उसी प्रकार भरे पेट वाले के लिए व्रत का भी नियम है। समाज के स्वास्थ्य के लिए दोनों आवश्यक हैं। यदि एक समाज में हैव नॉट्स की संख्या बहुत बड़ी हुई, और एक समाज में बहुत कम लोगों की बहुत बड़े हैव्स की संख्या हुई, ये दोनों ही घातक हैं, दोनों ही समाज के स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। दोनों के कारण ही एक आध मानववाद नहीं हुआ। होता अक्सर क्या हो, हमारा जो समाज है, हम जो भूखे के लिए भोजन की बात तो करते नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हम बहुत की है। हम अभी जो कोविड-19 के अंदर बड़े प्लान्स करते हैं, किस प्रकार उनको घर पहुंचाया जाए, घर में सुरक्षा दी जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको पैसे पहुंचाए जाए, आत्मनिर्भरता पैकेज के अंदर 20 लाख करोड़ के अंदर किस प्रकार से उनको राशि पहुंचे, वो सारी हमने बात की। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास में करोड़ों अरबों लोग निरर्थक अपने पास में रखे हुए हैं, उनको व्रत के लिए बात कौन कहेगा, उनसे त्यागने की बात कौन करेगा, उनसे छोड़ने की बात वो क्यों नहीं सामने आकर के भारत के विकास में योगदान देते हैं। यह है व्रत का कॉन्सेप्ट। भरे हुए पेट वालों के लिए व्रत उतना ही आवश्यक है जितना कि भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन प्रदान करना। 58वां नियम है, परिवर्तन नहीं रूपांतरण होता है। परिवर्तन में एक चीज छूट जाती है, दूसरी पकड़ते हैं, हम रूपांतरण करते हैं। हमारे रूपांतरण में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम जो है वो चेंज उतना अपेक्षित नहीं है। 59th 59वां नियम है, विकास में आवश्यकता की स्वीकृति। जैसा मैंने पहले बताया था, आवश्यकता से मांग सृजित होती है। विकास में आवश्यकता की स्वीकृति और अनावश्यकता की अस्वीकृति। बहुत सारी चीजें अनावश्यक होती हैं, उनको अस्वीकार कर देना है, और उनका त्याग अत्यंत गुणकारी है। अनावश्यक क्या है? आवश्यक जैसे हमारा भोजन वस्त्र आवास आवश्यक है, लेकिन क्षमताओं को जागृत करने की शिक्षा प्रशिक्षण इत्यादि आवश्यक है। लेकिन विलासी वस्तुएं जो कि समझिए हमारे लिए अक्षमताएं उत्पन्न करें, वो अनावश्यक है। ये आवश्यक अनावश्यक हर एक व्यक्ति के, हर एक समाज, हर एक राष्ट्र को तुरंत पता चल जाएगा। तो जिस प्रकार से विकास में आवश्यकता की स्वीकृति जरूरी है, उसी प्रकार से अनावश्यकता की अस्वीकृति और उसका त्याग अत्यंत गुणकारी होता है। प्रकृतिशः, प्रकृतिशः मतलब प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति ने ऐसा बनाया, आवश्यकताएं और संसाधन दोनों सीमित हैं। हमारी आवश्यकताएं भी सीमित है और संसाधन भी सीमित है। हम यहाँ पर रॉबिन्स को यहाँ पर कोट करना चाहेंगे। रॉबिन्स कहता है आवश्यकताएं अनंत होती हैं,
इस पर कई बार मैंने काम किया है, शाम का डिस्कशन भी हमारा कई बार हुआ है, इसमें परिभाषा भी हमने बनाई है। तो आवश्यकताएं प्रकृतिशः सीमित है और संसाधन भी सीमित है। उन दोनों में संतुलन ही विकास है। उन दोनों में जो संतुलन स्थापित करेगा, हमें अब चॉइस की बात नहीं करते हैं रॉबिन्स की तरह, उसने चॉइस की बात की है, हमें चॉइस की बात, हम संतुलन की बात करते हैं। दोनों में संतुलन होगा, वही हमारा अर्थशास्त्र है, वही हमारा विकास है। 61वां बट फॉर वन, ये हमारा समझ नियम है। संसाधनों की सृष्टि प्रकृति ईश्वर द्वारा होती है। संसाधनों की कोई व्यक्ति सृष्टि नहीं कर सकता। कोई किसी ने सागर बना दिया, नदियां बना दी, जंगल बना दी, कोई नहीं बना सकता। कोई तारे नहीं बना सकता, कोई सूरज नहीं बना सकता, कोई चांद नहीं बना सकता, सूरज नहीं बना सकता, और सूरज से पूरा सिस्टम हमारा जो है जनरेट होता है। संसाधनों की सृष्टि प्रकृति ईश्वर द्वारा होती है। अतः संसाधनों का स्वामित्व न तो व्यक्ति का पूंजीवाद, न राज्य का समाजवाद, अपितु प्रकृति का ही हुआ ईश्वरवाद, भारतीयवाद, एकात्म मानववाद। मानव को उसके यथोचित उपभोग उपयोग का अधिकार है। तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रधा कस्य सिद्धनम। यहाँ पर दीनदयाल जी प्रकट होते हैं, यहाँ पर गांधी भी प्रकट होते हैं, यहाँ भारतीय दर्शन भी प्रकट होता है, यहाँ पर तिलक भी प्रकट हो जाते हैं, यहाँ पर गोखले प्रकट हो जाते हैं, सब प्रकट हो जाते हैं, इस पूरी नीति के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और अंतिम नियम हमारे इसमें, मैंने समय काफी ले लिया, वो ये है कि जो नियम यथार्थ के धरातल पर, नंबर एक, जो नियम यथार्थ के धरातल पर लोक कल्याणकारी नहीं होते, वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे नियम बने इस धरती पर, लेकिन यदि नियम को, यथार्थ का जो चेहरा नहीं दिखाई पड़ा, यथार्थ को उनको लागू नहीं किया गया, और किया गया यदि वो लोक कल्याणकारी नहीं हुए, दो चीजें हैं। हम इसको एकेडमिक से अलग ले जाना चाहते हैं, हम खाली भाषण प्रवचन इत्यादि की मुद्रा से इसको अलग ले जाना चाहते हैं। हम इन नियमों को लेकर के यथार्थवादी बना करके यथार्थ में इनको हम लागू करना चाहते हैं, और लागू व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, सर्व मंगल के लिए हम लागू करेंगे। तब जाकर के नियम स्थायी हो पाएंगे, और तब जाकर के हम सही मायने में एकात्म मानववादी प्रणेता दीनदयाल जी, और दीनदयाल जी ने जहां से प्रेरणा ली थी दुलदीदास दुलधारिया जी से, जिन्होंने दैशिक शास्त्र की पुस्तक लिखी, उन उनके प्रति मैं अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आदरणीय श्याम कार्तिक मिश्र जी ने मुझे समय दिया बोलने के लिए, इसलिए उनके प्रति भी धन्यवाद। बहुत से हमारे मित्र लोग जो जुड़े थे, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वाजपेयी जी। और जैसा कि हमेशा होता है कि आपको सुनने के बाद चाहे जितने लंबे समय तक आप बोले, लेकिन ये लगता है मन जैसे भरा नहीं रहता, ये लगता है कि और आप बोलते रहें। यही आज भी स्थिति रही, मेरी ही नहीं बल्कि सारे श्रोताओं की। लेकिन समय की अपनी पाबंदी है, अपनी सीमा है, उसका सम्मान हमें करना ही है। कुछ प्रश्न हमारे सामने आए हैं। बहुत से लोग बहुत दूर दूर से जुड़े रहे आपको सुनने के लिए। एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर नागेश चौबे, जो इसी साल एकात्म मानववाद पर ही उन्होंने अपनी थीसिस समाजशास्त्र विभाग में सबमिट किया और उनको अवार्ड भी हो गई है। उनका ये कहना है कि वो प्रश्न ये है कि आज के विकास का स्वरूप क्या होना चाहिए जो कि यथार्थ हो, क्योंकि नीति बहुत आदर्शात्मक लगती है, तो विकास का यथार्थ स्वरूप देखिए, क्या? मैंने विकास को परिभाषित करने की कोशिश की। आप मेरा निवेदन है कि प्रश्नों का संक्षिप्त जवाब देंगे तो, क्योंकि और भी 4-5 प्रश्न हैं विकास का और यथार्थ समय रूप से यही है, हमारी जो संरचना है हमारी संस्कृति के अनुरूप बने। मैंने बताया संरचना हमारी ग्रामीण पर आधारित है, तो गांव के संसाधन ले लें। संसाधन जो कृषि से उपजे हुए हैं, उनके उत्पाद हैं, उप उत्पाद हैं। पशुधन के उत्पाद हैं, उप उत्पाद हैं। वन संपदा के उप उत्पाद हैं और उत्पाद हैं। भूमि के कुछ खनिज संपदा हमारे पास में, ये संसाधनों का पूल है। गांव के अपने स्किल है, स्किल के साथ में सम्मिलित करते वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ करें। पहले खुद उपभोग करें, और उपभोग करने के बाद में जो शेष रहता है उसको जो बाजार के लिए ले जाएं। यदि संसाधन वहां पे उपलब्ध नहीं है, स्किल नहीं उपलब्ध है, तो आसपास के गांव से लें। आसपास के गांव में नहीं है तो प्रदेश लें, प्रदेश से नहीं लेते तो देश लें, और देश में नहीं मिल पाता है तो वो विदेशों के पास में जाए। जो चीज देश में उपलब्ध है वो हमारे पास में आना चाहिए। यही विकास की जो यथार्थवादी रणनीति बनेगी, तब जाकर के एकात्म मानववादी रणनीति बन जाएगी। जी।
प्रोफेसर अनामिका चौधरी डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय लखनऊ से हैं। इनका प्रश्न है कि आपका व्याख्यान सुनने के बाद ये लगा कि प्रमुख आर्थिक समस्या वितरण की है, उत्पादन की नहीं। क्या इससे जी सहमत हैं? देखिए, उत्पादन किसके लिए? गांधी भी कहते थे ग्रोथ फॉर होम, डेवलपमेंट फॉर होम। अगर हम वितरण को केंद्र में रख लेंगे तो जो कुछ भी हमारे पास में है उसका हम यथोचित वितरण करते हैं। पहले उदाहरण हमारा है अनामिका जी, जब गांव में जब हम लोग घर में जब खाना बनता है तो खाना बनाते समय हम पहले ये ध्यान देते हैं कौन बुजुर्ग है, कौन बच्चे हैं, कौन युवा है, उनके हिसाब से हम भोजन बनाते हैं। ये वितरणात्मक व्यवस्था है। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास कितना उपलब्ध है, जितना भी उपलब्ध है उसको बनाते हैं। जब सबको विश्वास हो जाता है कि हमारे समझी भोजनात की आवश्यकताएं सुनिश्चित हो जाएंगी तो और डट करके मेहनत करते हैं। यदि वितरण पहले है तो वितरण से समझिए कि विश्वास होगा, विश्वास से जो उत्पादन अधिक होगा और हमारे विकास की रणनीति बनती जाएगी। मैं हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूशन लेड ग्रोथ मॉडल की बात करता हूँ। जो जो पूरा जो पश्चिमी मॉडल बना है ग्रोथ लेड डिस्ट्रीब्यूशन, वो ठीक नहीं है। उससे उससे दिक्कतें, उससे असमानताएं बढ़ती हैं, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं हो पाता है। जी। एक प्रश्न है डॉक्टर निशा पांडे का, जो बीएचयू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर पर पीडीएफ हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलो। उनका कहना है कि पॉलिसी और लॉज, इन दोनों में, क्योंकि अंततः तो पॉलिसी ही क्रियान्वित होती है, तो इन नियमों को लगा के क्या पॉलिसी डेवलपमेंट की बनाई जा सकती है? इस पर थोड़ा देखिए, प्रकाश डाले तो अच्छा रहेगा। पॉलिसीज में क्या होता है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स की चॉइस होती है। अब एकात्म मानववाद के नाम पर बहुत सारी पॉलिसीज बनी, लेकिन हमको लगता है वो ठीक नहीं है। तो अगर नियम को केंद्र में रख देते हैं, जैसे एकात्म मानववाद का दर्शन हमको दे दिया दीनदयाल जी ने, अब हमने इतने नियम बना लिए हैं, अब हम देखें नियम के अनुसार यदि पॉलिसी बनेगी तब पॉलिसी और नियम में कोई अंतर नहीं होगा। यदि पॉलिसी पॉलिसी मेकर्स के दिमाग से संचालित होगी। अब कम्युनिस्ट भी तो एकात्म मानववाद की बात करते हैं कि जो SC ST OBC सब अल्टर्न इत्यादि को बढ़ाइए, लेकिन संघर्ष की बात करते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी अलग है। तो जो हमारा एकात्मवादी जो नियम बने हुए हैं, यदि नियमों को ध्यान में रख करके हम समझिए पॉलिसीज बनाएंगे तब समझिए कि वो एकांत मानववाद के निकट होंगे, अन्यथा अंतर बना रहेगा। और प्रोफेसर ओपी मोंगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, जिसका आपने जिक्र किया, उनका एक तो कमेंट ये है कि करप्शन जो है वह एनपीए करप्शन एनपीए का महत्वपूर्ण कारण है, ऐसा मैं मानता हूं। और प्रश्न उनका ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट आईआरडीपी इन इंडिया फिट्स इनटू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। देखिए मोंगा जी, आपको तो सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं पता है कि आप मुझसे अधिक विद्वान हैं, बड़े समाजशास्त्री हैं, फिर भी आप प्रश्न पूछ करके आप हमारा सम्मान बढ़ाना, वैसे सभी लोग प्रश्न पूछ के हमारा ही सम्मान बढ़ाते हैं। देखिए, करप्शन है, करप्शन तो वहीं शुरू हो जाता है प्रोजेक्ट हम बनाकर देने वाले हैं। एक ही प्रोजेक्ट के लिए कई कई समझिए जो लोन लेके चले जाते हैं, करप्शन तो है, इसमें तो दो राय नहीं, इसमें तो दो राय नहीं है। इस करप्शन में सभी साझेदारी हैं, हमारे बैंक में साझेदारी है, पॉलिटिशियन में साझेदारी है, और जो इंडस्ट्रीज तो साझेदारी करते ही हैं उसमें, इसकी तो कोई बात है नहीं। लेकिन करप्शन को हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, इकोनॉमिक थेरीज के अंतर्गत हम अभी तक डिफिट नहीं कर पा रहे हैं। हमने करप्शन को की जो मॉडलिंग इस तरह से की थी कि यदि हमारे अंदर क्षमताएं हैं, क्षमताओं से अधिक यदि महत्वाकांक्षाएं होंगी तो आदमी करप्ट होगा, जिसकी बात हमने नियमों में कई बार कही अपने यहाँ। हमारे अंदर क्षमताएं जितनी भी होती हैं, एक हमारा श्याम कार्तिक जानते हैं कि प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व होता है, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व हम वस्तुओं के लिए कहते हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति का भी प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व होता है। हमारे इस जन्म की और पूर्व जन्म की जितनी क्षमताएं लेकर के हम एक अल्टीमेट बना लेते हैं, और उसके अंदर यदि हम काम करेंगे तो अंडर यूटिलाइजेशन कैपेबिलिटी होगी। इसके ऊपर जाएंगे तो एम्बिशंस का समझिए उस बॉर्डर क्रॉस कर देंगे। तो जैसे बाहर क्रॉस करते हैं वैसे ही हम करप्ट
होते चले हैं, इमोरल होते चले आ रहे हैं। तो यदि मान लीजिए कि जो डिसाइड करने वाले हैं हमारे बैंक के अथॉरिटीज हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट को फाइनल करने अथॉरिटीज हैं, वो देख लेते हैं क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं। यदि क्रेडिट वर्दीनेस सही ढंग से डिसाइड हो जाती है तो करप्शन के चांसेस कम आते हैं। प्रोजेक्ट फाइनल करने के बाद में ये थोड़ी सी मॉनिटरिंग होती चली जाए, आजकल तो इतना आईसीटी की मॉनिटरिंग होती चली जाए कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब भी करप्शन को रोका जा सकता है। लेकिन जब जब मिले हुए हैं तब दिक्कत हो जाएगी। आईआरडीपी का वो इंटीग्रेटेड, हमारा ह्यूमन वैल्यू से कोई संबंध नहीं है। आईआरडीपी के अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स थे जिनको जोड़ने की बात की, और वो लगभग फेल ही हो गया। क्यों? उसकी भावना, वो जो निशा पांडे ने प्रश्न किया था पॉलिसी और नियम वाले में, तो पॉलिसी तो इंटीग्रेटेड की थी, लेकिन बनाने वालों के मस्तिष्क में इंटीग्रेशन के नियम नहीं थे। अगर इंटीग्रेशन के नियम होते बनाने वालों में तो आईआरडीपी भी सफल हो सकती थी। और जी शमकर सर। डॉक्टर हरवीर सिंह सहारनपुर मेरठ यूनिवर्सिटी से हैं। उनका प्रश्न ये है कि व्यक्ति अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपने उपज को कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होता है, जो कि सच्चाई है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? देखिए सिंह साहब, ये तो वर्तमान की व्यवस्था ही है। इसमें हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भावांतर योजना को चालू किया गया है। कई कई जगह पर भी जो मिनिमम प्राइस फिक्सेशन वाली हमारी कमेटी, उसने भी मिनिमम प्राइसेस फिक्स किए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है, जब हमारी फसल आ जाती है, अचानक से बढ़ जाती है, तो आड़तिया आते हैं और कम दामों पर हमसे ले जाते हैं। वर्तमान में तो इसमें यदि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हमारे पास में उपलब्ध करा दी जाए, जिसको मैंने अनसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत रखा था। अभी क्या है, जो कोल्ड स्टोरेज है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कोल्ड स्टोरेज क्या करते हैं, गांव से शहर, जिले जिले से बड़े जिले और बड़े से बड़े शहर दूर ले जाकर कहीं इकट्ठा करेंगे, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर फिर उनको वहां से ले जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लीकेज प्रिविलेज काफी ज्यादा नुकसान ज्यादा होता जाए। अगर मान लीजिए कि गांव में ही हमारे पास में भंडारण की अच्छी व्यवस्था हो जाए और हम थोड़ा सा गैप दे सकें, और उस गैप को भरने के लिए हमारे पास में कुछ फाइनेंसिस की तत्काल व्यवस्था हो जाए, तो मुझे लगता है तत्काल तो समझिए कि इससे थोड़ी बहुत हमको छूट मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग रन में जब तक हम कीमतों के मध्य जो तुलना 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 ठीक नहीं कर पाएंगे, हम कहते हैं एक कमीशन, टर्म्स ऑफ ट्रेड कमीशन बनना चाहिए नीति आयोग के अंतर्गत, जो कि हमारी प्राथमिक वस्तुएं और औद्योगिक वस्तुएं और सेवा क्षेत्र में लगे लोगों की जो पगार है, तनख्वाह है, इनके बीच में एक समझिए समता नहीं स्थापित कर पाएंगे, तब तक ये समस्या हमारे बीच में बनी रहेगी। धन्यवाद सर। और काफ़ी समय भी हो गया है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। इतना ज़रूर है कि लगातार आपका जो प्रयास है, जो चिंतन की दिशा है, वह फलीभूत होती रही है। और मैं दशकों पहले जब आप थर्मोनॉमिक्स पर काम करते थे और प्रोफेसर पी आर ब्रह्मानंद जी भी उस पर काम करते थे, आपका साथ में भी काम है, तो उस समय मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी, और मैं समझने का प्रयास नहीं किया। मुझे अब अपनी भूल भी समझ में आती है, और इस पीठ पर आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वही महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसे हमको जानना चाहिए था, पढ़ना भी चाहिए था, चिंतन भी करना चाहिए था। खैर, कुछ सूत्रवत आपने बहुत सी चीज़ों को बताया है, लेकिन अभी यह आकार नहीं ले रही है। अगर हम अपने जो नीति, क्योंकि अंततः जो आपके प्लानर्स हैं, इन्हीं के माध्यम से चलना है, जो आपके मतलब राजनीतिज्ञ हैं, इनको ही संतुष्ट करके या इनको अपनी बात को समझा के ही चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ऐसी स्थिति में कॉन्क्रीट वे में हम क्या सलाह दे सकते हैं, और भारतीय जीवन में यथार्थ में कैसे हम इसको उतार सकते हैं? इसमें मुझे एक चीज़ ध्यान है कि रविंद्र शर्मा जी तेलंगाना के रहने वाले थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति कैसी रही है, और वो तमाम चीज़ों को बताते थे। जैसे कि गांव में बताते थे कि टनों, उनके गांव में 1 लाख टन लोहा पैदा हो जाता था।
और वो भी बालू से पैदा हो जाता था। वो बताते थे कि पौधों को उबाल कर नमक बना लिया जाता था। पारे इसके कोकोनट के डबरे से बताते थे कि पारा पैदा मैंने कर लेते थे गांव में। कहा कि हमने देखा है अपने आंख से उन सब चीजों को पैदा होते हुए। तो हमारे पास इतना कौशल था और वो कौशल लुप्त हो गया और उसकी हमने उपेक्षा की, खासकर अंग्रेजों के जमाने में। लेकिन गांव में वो जिंदा रही। हमें ऐसा लगता है कि अगर आपके इन विचारों के साथ जो एकेडमिक फील्ड में आप काम कर रहे हैं इतनी गहराई से, अगर उन व्यवहार में जो चीजें हमारे साथ उपलब्ध थीं उसको भी अगर हम जुटा सकें और इसको इसके साथ जोड़ सकें तो एक बेहतर पॉलिसी हम देने की स्थिति में होंगे। आप इतना समय दिए और निश्चित रूप से आपने जिस तरह से अपने विचार को चिंतन को व्यक्त किया। मैं श्याम कार्तिक जी 1 मिनट कहना चाहूँगा। देखिए, हमारा काम क्या है, हमारी भूमिका क्या है, वो अपनी भूमिका का निर्वहन किया। रवि शर्मा जी के पास में भी सूचनाओं का है। इससे पहले आप जाएंगे तो आप मदन मोहन मालवीय जी ने जो है सोना बनाने का, आप तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हैं भी, सोना बनाने के लिए कुछ समझिए कि बुलाया था विद्वानों को, उन्होंने सोना बनाने में सफलता भी कुछ हासिल की। ये सारी चीजें उपलब्ध हैं सूचनाओं के आधार पर, लेकिन ये व्यक्तिगत अनुभव है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि गांव में संसाधन उपलब्ध है, गांव में कौशल उपलब्ध है, कौशल और संसाधनों को मिलकर के उत्पाद बनना चाहिए। अगर कोकोनट के पानी से शुगर बना सकते हैं कसरगोड के लोग, तो शुगर बना रहे हैं। यदि पारा बनाने वाला रसायन है, रसायन बना सकते हैं। हमारे जो बैगा लोग हैं बांस की अच्छी चीज बनाते हैं, रीवा में सुपारी चीजें बनाते हैं। तो हमने नियमों की बात की, हमने उदाहरणों की बात नहीं की यहाँ पर। और उदाहरण इकट्ठा करने जाएंगे तो हर एक क्षेत्र में समझिए बड़े बड़े उदाहरण हमको मिल जाएंगे। रवि शर्मा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने हिंदू जीवन पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति पर बहुत गंभीर अनुशीलन किया है और बिंदुवार बहुत विस्तार से उन्होंने बातें की। उनके कैसेट्स भी निकले हुए मैंने सुने हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा बहुत है। जी श्याम कार्तिक जी, तो धन्यवाद। विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया और बहुत ही उत्पादक विचार आपने प्रस्तुत किया लोगों के बीच। मैं आपका आभार, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका भी और सारे श्रोताओं का। क्योंकि जब मैं बाद में देखता हूं तो हजारों की संख्या में व्यूअर्स रहते हैं, सुनने वाले। तो जी आपका जी इसी तरह से स्नेह बना रहे और आशीर्वाद शेयर को प्राप्त होता रहे। मुझे लगता है कि हम और आगे और अच्छा काम करते रहेंगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद जी आपसे। जी जी, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार।